Hello everyone, I Tamanna Sahani welcome you all to the Nikita Soni classes platform where you are preparing for the TGT commission and today I am again here for the revision series of chemistry। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमने इनऑर्गेनिक के सेशंस को इनऑर्गेनिक का जो पर्टिकुलर सिलेबस है उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करने की रिवीजन सीरीज को चलाया हुआ है, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आज कुछ और क्वेश्चंस लेने वाले हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हैं, आप लोग बहुत वेल मैनर में आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड, आई होप सो, आई माई ब्लेसिंग्स आर ऑल विद यू कि दैट यू विल क्रैक दिस एग्जाम एंड यू विल बी एट दैट पोस्ट वेरी सून। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और इनऑर्गेनिक के सेक्शन को ही कंटिन्यू करते हुए मैंने आगे बढ़ाया। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, आप मे भी कल टेलीग्राम चैनल पर इसके नोट्स अवेलेबल नहीं हो पाए होंगे, तो डोंट वरी, बहुत ही जल्द, मोस्ट प्रोबेबली आज आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर कोई स्टूडेंट नया है और जिसे नहीं पता है, तो वी आर हेयर टू जस्ट मेक यू प्रिपेयर फॉर द टीजीटी कमीशन। और आप लोगों को अगर अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक यहाँ पर भी गिवन है, सो यू कैन join the telegram channel as well as subscribe our youtube channel and like share and subscribe। okay, so शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, विच इनर्ट गैस हैव सेम कन्फिग्रेशन इन द आउटर शेल एंड द पेनल्टीमेट शेल। अब क्वेश्चन आता है कि आउटर शेल क्या होती है और पेनल्टीमेट शेल क्या होती है। बेटा आउटर शेल क्या है? जो बाहर वाली शेल होती है, जिसको अगर हम एन से इंडिकेट करते हैं। और पेनल्टीमेट शेल क्या होती है बेटा? आउटर से एक पहले, तो उसको बोलेंगे दैट इज n-1। तो एक पहले वाली पेनल्टीमेट शेल, आउटर शेल क्या हो गई n। और उससे पहले वाली क्या होती है बेटा? एंटी पेनल्टीमेट शेल, है ना। उससे पहले वाली होती है एंटी पेनल्टीमेट शेल, जिसको किससे इंडिकेट किया जाता है? n-2 से इंडिकेट किया जाता है। अब यहाँ से पूछा हुआ है कि किस इनर्ट गैस की सेम कन्फिग्रेशन है आउटर शेल में भी और पेनल्टीमेट शेल में भी। अगर हम हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो ये क्या होती है बेटा? 1s2। तो यहाँ पे तो पेनल्टीमेट शेल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ आउटर शेल है, n=1 है। अगर हम नियोन के लिए देखें बेटा, तो उसके लिए क्या है? दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, ये है। अगर आप यहाँ पे देखो बेटा, ये जो है ये 2 और ये 2, ये तो कौन सी हो गई? आउटर शेल। आउटर शेल में 6 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा? 8। और 1s2 वाली कौन सी हो गई बेटा? पेनल्टीमेट शेल। और इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो सेम तो नहीं है, है ना। उसके बाद आर्गन को चेक कर लेते हैं। आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है बेटा? दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो अगर हम पेनल्टी आउटर शेल देखें तो आउटर शेल ये है 3 और 3 वाली। आउटर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दैट इज 8। और अगर आप पेनल्टीमेट शेल देखते हो तो ये 2 वाली है, तो 6 + 2 ये भी क्या है? 8। तो दोनों में क्या है? सेम इलेक्ट्रॉन्स। तो आर्गन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, जिसमें आउटर शेल और पेनल्टीमेट शेल दोनों के अंदर क्या है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और ये जो कंसेप्ट है, ये आपका फर्स्ट जो टॉपिक है सिलेबस के अंदर, दैट इज पीरियोडिक टेबल, वहां से लिया गया। तो पीरियोडिक टेबल इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव अमंग ऑल द हैलोजेंस बिकॉज ऑफ इट्स। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है हैलोजेंस में, ऐसा क्यों है? क्या इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है? अब आपको ये पता है बेटा, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को भी एनालाइज किया हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। ये पूछा गया है कि कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है। और आपको पता है कि Cl सबसे ज्यादा एफिनिटी का होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, एज कंपेयर टू ब्रोमीन एंड एज कंपेयर टू दैट ऑफ आयोडीन। तो यहाँ से आपको ये ट्रेंड समझ आता है फर्स्ट ऑप्शन से। चलिए एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ पे जो क्लोरीन है उसकी एफिनिटी कम क्यों होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन? क्योंकि इसका क्या होता है बेटा? स्मॉल साइज। और स्मॉल साइज होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना चाहते, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन शुरू हो जाती है, उसके छोटे साइज होने की वजह से। इसलिए क्लोरीन के कंपेयर में जो क्लोरीन है वो थोड़ी कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रखता है, डिस्पाइट बीइंग इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैलोजन, राइट। सेकंड क्या है बेटा? लो डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एफ एफ बॉन्ड। देख लेते हैं, लार्ज साइज तो नहीं हो सकता, क्लोरीन का तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है। हाई डिसोसिएशन एनर्जी है, लो डिसोसिएशन एनर्जी। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया ही है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पूरा ऑर्डर से भरा पड़ा है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में पजल कर दिया जाएगा कि इसका ऑर्डर क्या होता है।
तो आपके कंसेप्ट्स मजबूत होने चाहिए, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि आप उसको अप्लाई कर सके। अब यहाँ पे क्या है कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो ऑर्डर है वो क्या होता है बेटा, Cl2 की सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू Br2, एज कंपेयर टू F2, एंड देन आता है हमारे पास I2। Cl2 और Br2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में क्या होते हैं, आगे होते हैं, मतलब इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है, और फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम है। इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसी को ही बोला जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और अगर आप इस ऑर्डर को देखेंगे बेटा तो फ्लोरीन की तो लो डिसोसिएशन एनर्जी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। और बॉन्ड टूटेगा तभी तो वो रिएक्ट करेगा, अगर बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा तो रिएक्ट कहाँ से करेगा, तो बॉन्ड का टूटना इज अ रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू बी रिएक्टिव। तो यानी कि फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि उसकी डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है, मतलब आयोडीन से थोड़ी ज्यादा लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन से कम होती है। तो ये दोनों ही ऑर्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस क्वेश्चन से, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर क्या है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे आपको आयनिक साइज का ऑर्डर बताना है, ठीक है, आयनिक साइज का ऑर्डर क्या है। तो देखते हैं पहले, पहली बात क्या होती है बेटा, आयनिक साइज जो होता है, आयनिक साइज जो होता है वो क्या होता है, जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उसका साइज उतना ही कम होता जाएगा। और जो हमारे पास जेड इफेक्टिव होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स। तो यानी कि जितना ज्यादा प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी उतना ही बढ़ेगा। यानी कि जेड इफेक्टिव किसके ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव, और जितना नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा उतना कम जेड इफेक्टिव होगा। ये देखिए दोनों ही रिलेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई विल एडवाइज यू कि आप इन दोनों रिलेशंस को कहीं पे अपने नोटबुक के अंदर, नोट्स के अंदर लिख ले, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत इजीली टैकल कर पाए, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आयनिक साइज जो है वो जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनिक साइज कम होगा, और जेड इफेक्टिव किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। तो यहाँ से देख लेते हैं आयनिक साइज का ऑर्डर क्या आएगा। सबसे पहले है Mn 7 पॉजिटिव, देन 6 पॉजिटिव, देन 4 पॉजिटिव। तो 7 पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो आयनिक साइज तो क्या होगा बेटा, कम। तो इसका तो आयनिक साइज ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो ये तो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। सेकंड देखते हैं बेटा, C प्लस सी एंड C नेगेटिव। C प्लस का ज्यादा, देखिए फिर से पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज होगा, और अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो आयनिक साइज क्या होगा बेटा, डिक्रीज। तो इसका तो कम होना चाहिए था, मतलब इसका ऑर्डर ये होना चाहिए था, तो ये भी नहीं है। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड भी सेम लाइन पे है बेटा। फोर्थ, फोर्थ हमें करेक्ट लग रहा है। देखिए नेगेटिव चार्ज का सबसे ज्यादा दिया है, अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा, डिक्रीज, और जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो आयनिक साइज क्या करेगा, इंक्रीज। तो यानी कि P3 नेगेटिव का सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू P, एज कंपेयर टू P3 पॉजिटिव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी डी। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट, इसमें से किस अरेंजमेंट में जो ऑर्डर है वो करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। जो प्रॉपर्टी आपको लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑर्डर करेक्ट नहीं है। ये वाले कुछ नेगेटिव जो स्टेटमेंट्स लिखी होती है बेटा उनको ध्यान से पढ़ना है। देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना इज अ नेसेसरी स्टेप, कई बार इन्हीं की वजह से ही गलती हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा है हमें नॉट करेक्ट बताना है। चलते हैं, सबसे पहला दिया हुआ है इंक्रीजिंग आयनिक साइज। ये तो मैंने आपको अभी बताया कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा, उतना ज्यादा इंक्रीज, तो उसका आयनिक साइज क्या होगा, कम। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव वाले का ज्यादा दिया हुआ है, तो ये तो नहीं, नहीं ठीक होगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये वाला तो बिल्कुल सही है, इंक्रीजिंग आयनिक साइज बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बोरोन, कार्बन, देन नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन, ये है इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, ठीक दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो चेक कर लेते हैं। बोरोन एंड देन कार्बन, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को देखते हैं बेटा, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट में जो हमारे पास सेकेंड पीरियड है उसके अंदर एलिमेंट कैसे आते हैं, दैट इज बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यूजुअली हम क्या कहते हैं कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, अलोंग द पीरियड जब हम मूव करते हैं
तो क्या होता है बेटा, अलोंग द पीरियड मूव करने पे क्या होता है, अलोंग द पीरियड मूव करने पे साइज साइज कह रही हूँ, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है बेटा, इसको आयनाइज करना, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वही आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। जैसे हमने कल करा था आयनाइजेशन एंथैल्पी, जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड है किसी भी आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब हमें पता है अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव क्या करता है बेटा, इंक्रीज, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट, और इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है। राइट, अब इन्होंने बताया कि इंक्रीजिंग है, मतलब ऑक्सीजन की तरफ ही इंक्रीज होगा, ये वाला ऑर्डर बताया। अब क्वेश्चन आता है क्या ये ऑर्डर ठीक है, देखिए ये ऑर्डर ठीक नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखिए अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आती है बेटा, दैट इज हीलियम, बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, दैट इज 5, इसको हम लिखेंगे दैट इज हीलियम 2s2 2p1। कार्बन की क्या होती है, दैट इज हीलियम 2s2 2p2। नाइट्रोजन की क्या होती है, दैट इज बेटा हीलियम 2s2 2p3। और ऑक्सीजन की क्या होती है, दैट इज हीलियम 2s2 2p4। ये होता है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना बेटा, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड है जो हमें और समझ आता है क्या, कि जो ये नाइट्रोजन है इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये क्या है, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है। और आपको पता है कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, चाहे वो हाफ फिल्ड हैं चाहे वो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन के कंपेयर में नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा ड्यू टू इट्स हाफ ऑर्बिटल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, नॉट करेक्ट, तो यही हो गया। आगे क्या दिया है बेटा, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये तो मैंने अभी आपको ऑर्डर बताया ही था प्रीवियस क्वेश्चन में, ये भी ठीक है। इंक्रीजिंग द मेटालिक रेडियस, रेडियस नीचे जाते हुए रेडियस बढ़ती है, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रोडियम, ये भी करेक्ट है। तो आई थिंक इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट विल बी बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर से है। आपने देखा होगा कि अगर आपने एनसीईआरटी की नोटबुक्स, एनसीईआरटी की बुक्स को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो उसमें 0 से लेके 9 तक हमें क्या बताया जाता है, IUPAC नोमेनक्लेचर सॉरी, हाउ टू नोमेनक्लेट देम। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट UUO। यू क्या होता है बेटा, अन, और इसके लिए क्या लिखा जाता है, 1, फिर से यू है दैट इज 1, और ओ किसके लिए लिखा जाता है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल, तो उसके लिए क्या हो गया, दैट इज 8। तो ये हमारे पास 118 एलिमेंट है। ओके, अब हमें बताना है कि इसके बारे में क्या क्या करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट दिया है क्या ये 7th पीरियड से बिलोंग करता है, ओके 7th पीरियड, हाँ सही लग रहा है 7th पीरियड। इट बिलोंग्स टू द 18th पीरियड, पहले यही चेक कर लेते हैं 18th पीरियड। यहाँ पे देखिए बेटा, जब हम 104 से लेके 118 तक के एलिमेंट्स को डील करते हैं, उस केस में जो इनके लास्ट नंबर्स होते हैं वही इनके ग्रुप नंबर को बताते हैं, सॉरी वही इनके, हाँ ग्रुप नंबर को बताते हैं। यहाँ पे ग्रुप नहीं आएगा बेटा, पीरियड नहीं आएगा, यहाँ पे ग्रुप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 104 से लेके 118 तक के एलिमेंट्स को जब आप डील कर रहे हैं तो इनके जो लास्ट के 2 नंबर्स होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, उनके ग्रुप नंबर के बारे में बताते हैं। तो यानी कि अगर हमारे पास 118 एलिमेंट है, इसका मतलब इसका ग्रुप नंबर क्या है, 18। और अगर आपको यहाँ से ये पता लगे कि ये 18th पीरियड से है, और 18th जो ग्रुप होता है वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होता है, पी ब्लॉक का, तो सी भी स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ, और 7th पीरियड से ये बिलोंग करेगा, तो इसके करेक्ट स्टेटमेंट ऑल ऑफ दीज हो जाएंगी। तो ये ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, 7th पीरियड से बिलोंग करता है, 18th हमारे पास ग्रुप है, और पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आपको ये याद रखना है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, अगेन अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या दिया है बेटा, सिलेक्ट द इक्वेशन, आपको सिलेक्ट करनी है वो इक्वेशन जो कि एक्सोथर्मिक है नेचर के अंदर। ओके, एक्सोथर्मिक बतानी है आपको कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, इसका पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं बेटा। कंसेप्ट क्या है, हमें पता है कि जितनी भी आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर आप आयंस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो वो दोनों ही क्या होती है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। उनको दोनों को क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, या तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या फिर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो ये दोनों तो एंडोथर्मिक होती है। उसके बाद आती है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
अब नॉर्मली हमें पता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को गेन करवाते हैं, मतलब जब इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है तो वो यूजुअली एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपने साथ एनर्जी लेके आएगा, जब वो एटम के अंदर एंटर हो जाएगा तो वो उस एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे दो केसेस बनते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो बेरिलियम, मैग्नीशियम और इनर्ट गैसेस, जो इनर्ट गैसेस होती हैं और साथ में नाइट्रोजन, इनके लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो एंडोथर्मिक होती है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन होती है बेटा ये एंडोथर्मिक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और इनर्ट गैसेस क्या होते हैं बेटा, इनका आउटर इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन बिल्कुल स्टेबल होती है। तो इनको इलेक्ट्रॉन को अगर हमें एंटर कराना है तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, रेदर देन की एनर्जी को रिलीज करें, इनको एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए इनकी जो रिएक्शंस होती हैं ये एंडोथर्मिक होती हैं, स्पेसिफिकली याद रखना है। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, बाकी सब के लिए एनर्जी को रिलीज करती है, राइट। देख लेते हैं। हाँ जी, अगला एक और कंसेप्ट आता है बेटा, एक और कंसेप्ट है, अगर मान लीजिए कोई कैटायन है और उसमें आप इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, कोई कैटायन है, आप चाहते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो, फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव है, मैं चाहती हूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। तो कैटायन में इलेक्ट्रॉन ऐड होना कौन सा स्टेप होता है, एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन अगर एनायन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, एनायन क्या है बेटा, एनायन के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस। मतलब लाइक O नेगेटिव है, मान लीजिए O नेगेटिव है, आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहते हैं, अब नेगेटिव वाला तो नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो यानी कि मुश्किल होगा उसको गेन करवाना, तो यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए एनायन को जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो कौन सी स्टेप होती है, एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ टीजीटी कमीशन, राइट। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या पूछा हुआ है, हमें पूछा है कि इसमें से एक्सोथर्मिक कौन सी है, हमको एक्सोथर्मिक बतानी है। चेक कर लेते हैं एक्सोथर्मिक कौन सी है। ये देखिए पहला क्या दिया है, S नेगेटिव से S2 नेगेटिव। ये S नेगेटिव क्या है बेटा, एनायन, और उसके अंदर क्या कर रहे हैं आप, एक और एनायन को ऐड कर रहे हैं, एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, तो ये तो एंडोथर्मिक होगी। ये कंसेप्ट जो अभी बताया आपको। उसके बाद Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव ये तो दोनों आसपास आना चाहेंगे, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, एक्सोथर्मिक। उसके बाद N किस में कन्वर्ट हो रहा है, N नेगेटिव, मतलब आप इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, तो ये तो क्या होगा बेटा, एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, उसके बाद Al2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Al3 पॉजिटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, अगेन एंडोथर्मिक। आयनाइजेशन एनर्जी जो मैंने अभी आपको बताया कि वो तो हमेशा क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी बी। और वैसे भी जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं, आयंस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट, और अट्रैक्शन में हमेशा एनर्जी का रिलीज होता है। तो आप इस ऑप्शन को वैसे भी देख सकते थे, लेकिन हाँ कंसेप्ट का सीखना जरूरी है, लॉट ऑफ कंसेप्ट आर हेयर फ्रॉम दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड व्हेन बॉन्डेड विद मेटल। इनमें से कौन सा ऐसा है जो मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता जब वो बॉन्ड करता है विद दैट ऑफ मेटल। हाँ आपको पढ़ा होगा आपने EDTA के बारे में, इट्स अ वेरी कॉमन लिगेंड प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आप बताइए कौन से डेंटेट का लिगेंड होता है, बायोडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पेंटाडेंटेट या हेक्साडेंटेट। कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर देंगे कौन से टाइप का लिगेंड होता है। अगर हम EDTA का स्ट्रक्चर देखें, वैसे अगर इसका कॉमन नेम फुल फॉर्म देखें क्या होती है बेटा, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट यही होता है। ठीक है, तो इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट ये इसकी फॉर्म होती है। अब यहाँ पे तो आई थिंक डाइअमीन वैसे ही आ रहा है, तो यहाँ पे तो मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड होगा। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो बेटा ये स्ट्रक्चर होता है CH2 CH2 N N CH3 COO नेगेटिव CH3 COO नेगेटिव CH3 CO नेगेटिव अगेन CH3 CO नेगेटिव, that means tetraacetate, 4 acetate molecules are present here in the EDTA। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड तो प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, अगेन नाइट्रोजन, तो ऑफ कोर्स ही बात है नाइट्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। सेकंड देख लेते हैं EN। EN क्या होता है बेटा, इथाइलिन डाइअमीन। अब इथाइलिन डाइअमीन के लिए क्या होगा, इथाइलिन डाइअमीन तो क्या होता है CH2NH2 CH2NH2। अगेन यहाँ पे तो हमारे पास नाइट्रोजन बॉन्ड फिर से प्रेजेंट है। ठीक है, तो EN भी नहीं होगा इसका आंसर। उसके बाद देख लेते हैं बेटा ग्लाइसिन क्या होता है, ये आपने
बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ग्लाइसिन के बारे में। ग्लाइसिन क्या होता है? CH2NH2COOH, है ना। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं, राइट। तो ये हमारे पास ग्लाइसिन का होता है। ऑफकोर्स ही बात है, जब ये किसी से लिंक करेगा तो मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड यहाँ पे भी बन सकता है। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, मेटल के साथ लिगेंड अटैच होगा तो थ्रू नाइट्रोजन अटैच हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। ऑफकोर्स ही बात है, डी इसका आंसर होगा। ऑक्सलेट, ऑक्सलेट क्या होता है? C2O4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे तो नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो मेटल के साथ ये किसके थ्रू लिंक होता है बेटा? ऑक्सीजन के थ्रू लिंक होता है। अब आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन मुझे बताइएगा, ऑक्सलेट कौन से डेंटेट का लिगेंड है? इसकी डेंटिसिटी क्या होती है? बाइडेंटेट, डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट? यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइक लिगेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमिलर फॉर NiCN4 2 नेगेटिव एंड XCF4? इन दोनों में से इन दोनों के लिए क्या सिमिलर नहीं है? इनकी शेप, इनकी कोवेलेंसी, ओके, हाइब्रिडाइजेशन, बोथ A and C, नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। तो ये बताना है आपको कौन सिमिलर नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। NiCN4 2 नेगेटिव। अब आपको अगर फिर से वही बात है, अगर आपको याद हो कंसेप्ट, तो आपको पता है कि जो CN होता है वो क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब कुछ बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ रहे थे कि NH3 भी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। देखिए बेटा, NH3 भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CO भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बताती है कि कौन सा कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक बार देखेंगे तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर हमारे पास जो CN है वो बहुत हाई और उस पर लाई करता है, मतलब इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड एज कंपेयर टू NH3। NH3 को मॉडरेट स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में लेते हैं क्योंकि वो H2O के पास प्रेजेंट होता है। तो वही स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है टू लर्न। तो यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं बेटा? पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग करते हैं तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? DsP2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और इनकी शेप कैसी होती है? स्क्वायर प्लेनर होती है। हाँ बिल्कुल, इसकी शेप स्क्वायर प्लेनर होगी। हाँ, तो शेप तो स्क्वायर प्लेनर है। XCF4 की भी चेक कर लेते हैं। XCF4 के लिए क्या शेप होती है बेटा? आपको पता है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो क्या आती है? sp3d2। sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी। और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? F, यहाँ पे भी F, यहाँ पे भी F, और ये दो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आई थिंक तो इसका करेक्ट आंसर हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, क्योंकि दोनों की हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ही डिफरेंस है। आप यहाँ पे देखेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? DsP2 स्क्वायर प्लेनर, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d2। यहाँ पे दो लोन पेयर प्रेजेंट है, तो XCF4 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये दोनों वेरी करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी C। शेप दोनों की सिमिलर है, कोवैलेंसी दोनों की सिमिलर है, आप चेक कर सकते हैं आराम से, मतलब चार्ज कितना आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, दोनों की सेम है, तो C ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट विद द BaCl2 सॉल्यूशन? इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो प्रेसिपिटेट नहीं देगा BaCl2 सॉल्यूशन के साथ? ओके, BaCl2 सॉल्यूशन के साथ प्रेसिपिटेट अगर किसी को देना है बेटा, प्रेसिपिटेट तो किसके बनते हैं बेटा? BaSO4 के बनते हैं, बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, यू नो वेरी वेल। तो यानी कि इनमें से जिसके पास भी SO4 प्रेजेंट होगा वो BaSO4 के साथ प्रेसिपिटेट, BaCl2 के साथ प्रेसिपिटेट दे देगा। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कार्नेलाइट। अब देखिए, ये क्वेश्चन सिर्फ इस वे से इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये इस वे से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। यू शुड नो अबाउट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स। और यहाँ पे आप मुझे बताएंगे मोनोसोल्ट और पोटाशियम किसकी कैटेगरी में आते हैं? डबल सोल्ट या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? ये आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए, कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? KCl MgCl2 6H2, ये फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट तो होगा ही, क्योंकि इसके अंदर तो SO4 प्रेजेंट ही नहीं है। ये ऑप्शन थोड़े अच्छा, ए ऑप्शन ये है, ये यहाँ से कट कर लेना। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है? फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। चलिए चेक कर लेते हैं, फर्स्ट इसमें भी है, फर्स्ट इसमें भी है, ए बी सी में से या कोई होगा। मोनोसोल्ट को देखते हैं। मोनोसोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? FeSO4 NH4 2SO4 6H2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे तो सल्फेट प्रेजेंट है, जो BaCl2 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बन जाएगा? BaSO4। तो इसका मतलब इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, तो सेकंड तो नहीं होगा, मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर वैसे ही सी होगा। चलिए ठीक है, चेक कर लेते हैं फिर भी। पोटेशियम का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? पोटेशियम दैट इज K2SO4
Al2SO4 3 24H2O। अब आप सबको ये भी याद रखना है बेटा, इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। तो आपसे कई बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्या है कि जो हमारे पास मॉल सोल्ट है उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं। तो आपने देखा कि मॉल सोल्ट के अंदर वाटर क्रिस्टलाइजेशन 6H2O है। और वाटर क्रिस्टलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये हमेशा कलर देते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स को। पोटैश एलम जो है बेटा, उसके अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, दैट इज 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद है पोटेशियम फेरोसाइनेट। पोटेशियम फेरोसाइनेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, KFeCN6, राइट। तो इसके अंदर भी सल्फेट प्रेजेंट नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी सी। फर्स्ट और फोर्थ BaCl2 सॉल्यूशन के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देंगे। ठीक है, चलिए, गुड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें से किसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंसिडर नहीं करते। पहली बात तो ये समझ आती है बेटा कि ऑर्गेनोमेटेलिक क्या होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक क्या होते हैं, जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है, उसी को ही तो ऑर्गेनोमेटेलिक बोला जाता है। जहाँ पे कार्बन और मेटल के बीच में क्या प्रेजेंट हो बेटा, बॉन्ड प्रेजेंट हो। चेक कर लेते हैं। सबसे पहला क्या दिया बेटा, सिस प्लेटिन। हाँ, सिस प्लेटिन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज PtCl2 NH32, यही होता है। इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, जब आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर स्टार्ट होता है तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन किया गया है। इसको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, आपको याद रखना है इसको। सिस्प्लेटिन को यूज, ट्रांसप्लेटिन का कोई भी यूज नहीं है। आपने देखा होगा, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से पढ़ा है तो सिस्प्लेटिन के लिए कोई यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन ट्रांसप्लेटिन का ऐसा कोई यूज नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कार्बन और मेटल के बीच में, यहाँ पे तो कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड ही प्रेजेंट नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेटल तो है लेकिन कार्बन नहीं है, तो सिस्प्लेटिन होगा। चलो अगला भी चेक कर लेते हैं। फेरोसिन क्या होते हैं बेटा, पहले वाली क्लासेस में भी मैंने फेरोसिन के ऊपर क्वेश्चन लिया था। फेरोसिन क्या होते हैं, दैट इज आयरन के साथ क्या होता है, C2H5 इथाइलिन डायमीन्स की 2 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे तो कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये तो ऑर्गेनोमेटेलिक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आता है जेसे सोल्ट। ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, जेसे सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट लिगेंड है ये, सबसे हिस्टोरिकल लिगेंड। आप मुझे इसका फॉर्मूला बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर क्या होता है। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यू नो वेरी वेल कि क्या होता है बेटा, RMgX। तो यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है और इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आई थिंक ए ही होगा, दैट इज सिस्प्लेटिन, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, मोस्ट स्टेबल आयन इन द एक्वा सॉल्यूशन इज। इसमें से कौन सा आयन एक्वा सॉल्यूशन के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। Cr3 पॉजिटिव। Cr की ऑक्सीडेशन सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, दैट इज आर्गन 3d5 4s1, राइट, ये होती है। और अगर हम Cr3 पॉजिटिव ले रहे हैं बेटा, तो Cr3 पॉजिटिव तो क्या होगा, अगर मैं T2G और Eg की फॉर्म में बात करूँ तो T2G3 और Eg0, क्योंकि 3 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, आर्गन और डी के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन। और ये 3 इलेक्ट्रॉन आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, Eg के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, और वैसे भी T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होना मतलब हाफ फील्ड है और ये स्टेबल है ही है। पर आगे वाले भी चेक कर लेते हैं। Mn3 पॉजिटिव, ठीक है, Mn3 पॉजिटिव का क्या होगा बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, दैट इज आर्गन, ये मैंने पहले भी करवाया आप लोगों को क्वेश्चन, 3d5 4s2, ये होता है। और अगर हम यहाँ से Mn3 पॉजिटिव की निकालते हैं, मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो बाकी क्या बचेगा बेटा, आर्गन 3d4। तो ये तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो और हमें पता है कि जो Mn3 पॉजिटिव है वो कौन सी स्टेट के अंदर जाना चाहता है, Mn2 पॉजिटिव के अंदर, ये मैंने पहले भी बता रखा है। ठीक है, Ti3 पॉजिटिव क्या होगा, वैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, आर्गन 3d2 4s2। तो यहाँ से अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बनेगा, दैट इज आर्गन 3d1, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। ओके, उसके बाद V3 पॉजिटिव को अगर आप देखेंगे तो वो क्या होगा, आर्गन 3d3 4s2। और अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो मतलब आर्गन 3d2। तो अगर आप यहाँ पे देखिए ना बेटा, तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि जो हमारे पास Cr3 पॉजिटिव है उसमें T2G ऑर्बिटल के अंदर सबसे ज्यादा
स्टेबिलिटी है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड हमेशा स्टेबल होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, Cr3 पॉजिटिव। ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे D3, 4, D1, D2, तो इनको आपको टैकल कैसे करना है, इनकी T2G और EG कन्फिग्रेशन को लेके, वो आपको हेल्प करेगी स्टेबिलिटी बताने में, क्योंकि ऐसे तो आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा। D5 और D10 समझ आ जाएगा कि हाँ D5 हाफ फील्ड है और D10 फुली फील्ड है, तो उसमें तो समझ आता है, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस के लिए आप फिर इनकी T2G और EG कन्फिग्रेशन को देखेंगे, जिसकी स्टेबल होगी, दैट मीन्स दैट विल बी द स्टेबल वन, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ए, Cr3 पॉजिटिव। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज नो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इनमें से किसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं है, मतलब कौन इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता। अगेन इंपॉर्टेंट, आई हैव टोल्ड यू दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो आपको बाय हार्ट लर्न करने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस एवरी टाइम रिपीट होते हैं बेटा, ठीक है, किसी ना किसी वे में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन टक्कर जाएगा इनसे रिलेटेड। चेक कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब क्या है कि इनकी सेल्फ क्या होती है बेटा, रिडक्शन, है ना। और मैंने आपको पहले भी बताया कि रिडक्शन के लिए क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जाना चाहेगा, राइट। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, H2SO4 के अंदर क्या होती है, H2SO4 के अंदर सल्फर की जो निकालनी है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट, हम निकाल के देख लेते हैं। हाइड्रोजन की +1 हो गई, ऑक्सीजन की -2, तो 1 + 1 × 2 + x + 4 × -2 दैट विल बी इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, 2 + x - 8 = 0, तो x - 6 = 0, तो x कितना आ गया, दैट इज +6। तो यहाँ पे जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +6, ओके। ये तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा, तो मतलब ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, पर इन्होंने पूछा है नॉट, ओके। आगे चेक कर लेते हैं, HClO4, H की +1, Cl की x और O की कितनी हो गई बेटा, -2, तो 1 + x + 4 × -2 दैट इज इक्वल टू 0, तो x + 1 - 8 = 0, x - 7 = 0, तो x कितना हो गया बेटा, +7। तो यहाँ पे जो Cl है वो किस में प्रेजेंट है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वेरी वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। तो यही मैं बोल रही हूँ बेटा, जिनको रिडक्शन करवानी है खुद की, मतलब वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी तो वो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे और खुद की रिडक्शन करेंगे। कल भी मैंने आपको बताया था रिडक्शन क्या होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और मतलब डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होना जरूरी है ताकि उस कंपाउंड की क्या हो सके, रिडक्शन हो सके। अगला चेक कर लेते हैं बेटा, सेलेनियम, सेलेनियम की चेक कर लेते हैं। इसका नाम बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, H2SeO4 का नाम क्या होता है, दैट यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। H2SeO4 एसिड है, ये नाम बताएंगे आप मुझे इसका। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, 2 × +1, हाइड्रोजन का +1, सेलेनियम की x + 4 × -2 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो 2 + x - 8 = 0, x कितना आ जाएगा बेटा, 6, +6 आ जाएगा। तो यहाँ पे सेलेनियम भी +6 के अंदर प्रेजेंट है, ये भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। HCl, HCl, इसमें Cl माइनस, यस, यहाँ पे जो Cl है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, जो इसकी सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब -1 से वो नीचे तो जा ही नहीं सकता, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि HCl जो है वो एसिड तो है, लेकिन उसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं होती है, वो किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ना खुद रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं नॉर्मली, कई बार हम पजल हो जाते हैं इन तरह के कंसेप्ट में, हमें लगता है HCl तो एसिड है तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग भी होगी, बट ऐसे कंसेप्ट नहीं लेने हैं, आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर को चेक करना है, तो इसका मतलब आपको क्या देखना पड़ेगा कि उसके पास उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट हो, तो वो ऑटोमेटिकली खुद अपने आप को रिड्यूस कर लेगा और सामने वाले की क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वॉलेटिलिटी, ओके, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वॉलेटिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ा हो तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी का कंसेप्ट आता है, और यहाँ पे क्या है बेटा, एक रिलेशन आपको समझा देती हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस को टैकल कर पाए इस तरह के। अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज है, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी कॉम्प्लेक्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो उसकी वॉलेटिलिटी हमेशा कम होती है, ठीक है, उसकी वॉलेटिलिटी हमेशा कम होती है, और हमको बताना है कि इसमें करेक्ट ऑर्डर किसका है, ओके, देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं बेटा NH3 और H2, NH3 और H2। अब यहाँ पे आपको पता है कि N और हाइड्रोजन के बीच में और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में
दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी और ऑक्सीजन वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी। और अगर ऑक्सीजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है तो मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, तो इसकी वॉलेटिलिटी क्या होनी चाहिए, कम। लेकिन यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वॉलेटिलिटी क्या दी हुई है, NH3 इज ग्रेटर देन, यानी कि इसकी वॉलेटिलिटी कम होगी, तो ये करेक्ट ऑर्डर है, ये भी करेक्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। ओके, उसके बाद है पैरा नाइट्रोफिनोल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ये देख लेते हैं पैरा नाइट्रोफिनोल और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में क्या है। पैरा नाइट्रोफिनोल दैट मीन्स OH एंड NO2, और यहाँ पे क्या है बेटा, दैट इज OH एंड NO2, राइट, वेरी गुड एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या है बेटा, देखो इन दोनों के बीच में, यहाँ पे जो ऑर्थो वाला है उसके बीच में क्या प्रेजेंट होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। और अगर इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो इसका मतलब इसमें क्या है, वॉलेटिलिटी इंट्रामोलिकुलर, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या होगी, दैट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। को पता होगा इंटरमोलिकुलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर के अंदर क्या होता है बेटा, इंटरमोलिकुलर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी, ठीक है। और अगर इंटरमोलिकुलर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, तो इसकी वॉलेटिलिटी क्या होनी चाहिए, कम। तो इसका करेक्ट, ये भी करेक्ट है, करेक्ट ऑर्डर है। थर्ड वाला चेक कर लेते हैं बेटा, CH3OH। आई थिंक दैट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैंने ये बोला है कि जो हमारे पास ऑर्थो वाला होता है उसके अंदर विद इन द मोलिक्यूल ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। विद इन द मोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा, उसको मेल्ट करने के लिए उतना ही टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, उसको बॉईल करने के लिए उतना ही टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट हाई, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई तो मतलब इसकी वॉलेटिलिटी क्या हो जानी चाहिए, कम। लेकिन पैरा पैरा की उसके कंपेयर में ज्यादा कम होगी, क्योंकि वहां पे क्या होता है बेटा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों के अंदर है, पर हमें कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन क्या है कि इंटरमोलिकुलर वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, वीक, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, तो उसकी वॉलेटिलिटी क्या होनी चाहिए, कम, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, दैट इज CH3OH एंड CH3OCH3। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट दिया है CH3OH। CH3OH के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, तो इसकी वॉलेटिलिटी कम होनी चाहिए। तो ये तो करेक्ट ऑर्डर नहीं है, ये गलत है, सी गलत है। उसके बाद HF और HCl, हमें पता है एफ वाला क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर से इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो इसकी वॉलेटिलिटी क्या होनी चाहिए, कम, तो डी भी नहीं है। तो ए और बी इसके करेक्ट ऑप्शन हैं, तो वॉलेटिलिटी का करेक्ट ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फजान रूल के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी, एवरीथिंग इज मेंशन इन द फजान रूल। सो यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट विल बी इट्स करेक्ट आंसर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, इनमें से किसकी हाईएस्ट लैटिस एनर्जी होगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता रखे, लेटिस एनर्जी का कंसेप्ट बता रखे। लेटिस एनर्जी क्या होती है बेटा, किसी भी एटम को अगर आपको आयंस के अंदर ब्रेक करना है तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 1 मोल ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए आयंस में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी। और लेटिस एनर्जी को किससे इंडिकेट किया जाता है, यू से। और जो लेटिस एनर्जी होती है बेटा चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, जितना ज्यादा चार्ज होगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो Q1 और Q2, तो U जो है वो चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा चार्ज होगा तो उसकी लेटिस एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। और मान लीजिए अगर चार्ज सेम हो जाता है तो दूसरे केस में ये क्या होती है बेटा, रेडियस के, उनके साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेटिस एनर्जी। जितना साइज बढ़ेगा उसकी लेटिस एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि बॉन्ड वीकर होता जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, चार्ज के ऊपर देख लेते हैं। सबसे पहला क्या दिया बेटा, AlF3। यहाँ पे Al के ऊपर कितना है, +3 चार्ज है, F के ऊपर -1 चार्ज है, राइट। तो टोटल चार्ज मैग्नीट्यूड का कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, कितना हो गया बेटा, 3। नेक्स्ट Na2S, Na के ऊपर +1 चार्ज हो गया, S के ऊपर हो गया बेटा -2, तो टोटल 2 × 1 कितना हो गया, दैट इज 2। उसके बाद Al2O3,
Al2O3, Al के ऊपर कितना चार्ज हो गया, दैट इज +3, ऑक्सीजन के ऊपर कितना हो गया, दैट इज -2, दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा दैट इज 6, ओके। CaF2, Ca के ऊपर +2 चार्ज है, F के ऊपर -1, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, दैट विल बी 2। तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, Al2O3 का, तो Al2O3 की सबसे हाईएस्ट लेटिस एनर्जी होगी। फिर से वही बता रही हूँ कि लेटिस एनर्जी चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, द ग्रेटर विल बी द चार्ज ऑन द आयंस, द ग्रेटर विल बी द लेटेस्ट एनर्जी, और अगर चार्ज सेम आता है तो उस केस में उसके साइज के ऊपर डिपेंड करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब आपको पता होगा कि इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं जो एच आयंस को बड़े इजीली रिलीज कर सके, उन्हीं को हम स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में लेंगे। अब मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जो HF होता है, F जो होता है वो बहुत स्मॉलर इन साइज होता है, और आप इसको अगर वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से क्या हो जाता है, सराउंड हो जाता है, तो ये तो अपने H को कभी रिलीज ही नहीं कर पाता। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या होता है, दैट इज HI, बिकॉज इट कैन रिलीज इट्स H पॉजिटिव वेरी इजिली बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर साइज। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेयर दैट हैज सिमिलर एटॉमिक रेडियई। कौन सा पेयर ऐसा है जिसकी सिमिलर एटॉमिक रेडियई है, मैग्नीज एंड रिहीनियम, ओके, TiHF, स्कैंडियम निकल, और मोलिब्डेनियम एंड टंगस्टन। चेक कर लेते हैं एक बार। ये है बेटा हमारे पास सीरीज, देख लेते हैं कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं। Mn का स्ट्रक्चर किससे मैच करता है, R से, नो इट कांट बी, ये तो नहीं होता। यहाँ से ये तो समझ आता है कि यहाँ पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होती है, बट इन दोनों मैग्नीज के ऊपर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, तो इनका साइज सेम नहीं होगा। हमें इतना पता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो ये इंक्रीज करता है। अगला देख लेते हैं, टाइटेनियम एंड हाफनियम, Ti और HF, ये तो ये भी नहीं हो सकते बेटा, ये भी नहीं हो सकते, सेम उसी लाइन पे ये भी नहीं हो सकते। उसके बाद स्कैंडियम एंड निकल, स्कैंडियम ये है और निकल, ये हाउ इट कैन बी, स्कैंडियम और निकल का तो जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो साइज क्या करता है, नॉर्मली डिक्रीज करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। मोलिब्डेनियम एंड टंगस्टन, मोलिब्ड, हाँ इनका सेम साइज होगा, मोलिब्डेनियम एंड टंगस्टन का, और इसका साइज क्या है, कल भी मैंने आपको बताया था, इसका मतलब रीजन क्या है बेटा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। 4f के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर पाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल कर जाते हैं और वहाँ पे साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर रेडिया ये शो करते हैं, तो मोलिब्डेनियम एंड टंगस्टन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, the first ionization enthalpy of Na, magnesium and the silicon respectively are 496, 737 and 786, okay। the first ionization enthalpy of aluminium क्या होगी, okay, it's a very important question। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कंसेप्ट में पजल कर दिया जाता है, हमें लगता है कि कोई फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, बट ऐसा नहीं होता है, आपको जस्ट अपना माइंड अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन दिया है बेटा, कौन कौन सी मेटल्स यहाँ पे गिवन है, सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन एंड देन एल्यूमिनियम। अगर हम Na की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं तो वो क्या होती है, दैट इज आर्गन 3s1, राइट। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम की क्या होती है बेटा, दैट इज आर्गन 3s2। सिलिकॉन की क्या होगी, दैट इज आर्गन 3s2 3p3। और एल्यूमिनियम की क्या होगी बेटा, दैट इज आर्गन 3s2 3p1। ये होगी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देख लेते हैं, अब इन्होंने बोला है आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बोला हुआ है। अब पहला इलेक्ट्रॉन को निकालना कहाँ से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा, देखिए यहाँ से तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, तो मतलब सबसे पहले कौन आएगा, दैट इज Na, आर्गन 3s1, यहाँ पे ये तो फर्स्ट निकल जाएगा। उसके बाद क्या है बेटा, हमें पता है कि जो एल्यूमिनियम है वो आएगा उसके बाद, क्योंकि आप अगर मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी नहीं होगा, क्योंकि एस जो ऑर्बिटल है वो फील्ड ऑर्बिटल है, और यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल है, दोनों से ही निकालना मुश्किल है। तो यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम फर्स्ट आएगा, तो सब उसके बाद किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, दैट इज एल्यूमिनियम।
उसके बाद किसकी होगी बेटा, दैट इज मैग्नीशियम, और फिर सबसे हाईएस्ट किसकी होगी, सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन की क्या है, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर आएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी को। तो आपको ऐसे करना है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट सोचें साइज के बेसिस पे क्या होगा, साइज के बेसिस पे कभी भी टैकल नहीं होंगे। यू हैव टू फर्स्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आपको देखना पड़ेगा किसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, किसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, तो उसी के बेसिस पे आप करेक्ट ऑर्डर को बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने दिया हुआ है Na की बताइए हमें, Na की कितनी है 496, मैग्नीशियम की बताई है दैट इज 737, और सिलिकॉन की बताई हुई है 786। अब इतना तो समझ आता है कि जो एल्यूमिनियम है वो 496 और 737 के बीच में आएगा। अब देख लीजिए 496 और 737 के बीच में क्या आ रहा है, इनके बीच में 487 तो नहीं हो सकता, 768 भी नहीं हो सकता, 856 भी नहीं हो सकता, तो सी इसका होगा दैट इज 577। तो एल्यूमिनियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी दैट विल बी 577। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली हमें नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन आ सकते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन, वर्ड्स अ लॉट, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे, आज का सेशन इतना ही रखते हैं, और